नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय संविधान की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने नागरिकता तक आपको क्लियर कर दिया था, अनुच्छेद 11 तक हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा है भाग है। हो सकता है मुझको 2 से 3 वीडियो जो है बनाने पड़ जाए, तो इसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और हो सकता है वीडियो भी थोड़ा बड़े बने, तो इसके लिए आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। महत्वपूर्ण है, 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न, 1 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, आने की बिल्कुल प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है प्रीलिम्स में। प्रश्न आने की संभावना अधिक संभावना। ठीक है, तो देखिए, मतलब अगर देखिए प्रश्न आए या ना आए, फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमें अपने मूल अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम एक आप यूपीएससी एस्पिरेंट को तो सभी मूल अधिकार एकदम पता होने चाहिए, ताकि कोई भी आपके मूल अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। तो पहले हम कुछ मूल अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी जाने। पहली बात तो मैंने आपको बताया था, ये प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। प्रावधान यूएसए के संविधान से लिए गए, पहली बात। ठीक है, संविधान से लिए गए। ये कहाँ पर है? संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 या तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक। देखिए, अभी समझ लीजिए कितने ज्यादा अनुच्छेद हुए, तो इसको पढ़ने में तो हम लोग को टाइम लगेगा भी, प्लस साथ में मैं ये कोशिश करूंगा कि एक एक अनुच्छेद की बढ़िया सब व्याख्या हो सके, आप अच्छे से उसको समझ पाए, उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाए। तो मुझे टाइम भी लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो टाइम तो मैं इस खंड में दूंगा। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 35 से लेकर 12 से लेकर के 35 तक। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इसे मूल क्यों कहते हैं। चलिए हम पहले समझ लेते हैं मूल क्या होता है। ठीक है ना, आइए देखिए, मूल का मतलब होता है, ये मान लीजिए एक पौधा है। क्या है ये? इधर ये जमीन से एक ये पौधा है। ठीक है ना, ये देखिए ग्रो कर रहा है, पौधा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्रो इसलिए कर पा रहा है कि इसके नीचे जड़ें हैं। क्या है इसकी? मूल, जड़ें हैं, इसके पास मूल है। मूल का मतलब है जड़। ठीक है ना, एक ये दूसरा पौधा है, इसकी मूल जो है नष्ट हो चुकी है, मूल है ही नहीं, तो ये क्या होगा? सूख के यहीं पे गिर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी मूल को हमने काट दिया है, ऐसे इसको अलग कर दिया। इन केस आप एक बार पत्तियां काट देंगे, कुछ और चीजें काट देंगे, मान लीजिए इसको भी काट देंगे तो भी ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर आपने इसकी मूल को काट दिया तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पौधा बताने का मतलब आप मूल की कीमत को समझ सके क्या होता है। वहां पर जड़ शब्द इस्तेमाल किया गया है, बस अंतर है यहाँ मूल की कीमत। अगर संविधान में अगर मूल अधिकार नहीं होंगे तो जीवन ऐसे ही हो जाएगा जैसे इस पौधे का जीवन है, जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बस आपको एक समझाने के लिए एक ओवरव्यू दे दिया। देखिए, मूल अधिकार जो होते हैं ना, मूल अधिकार ये मानव होने की वजह से मिलते हैं, मानव को ही मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, यहाँ पहले मानव, फिर बाद में साथ में उस देश का नागरिक ये भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ मूल अधिकार है जो बाहरी देशों वालों को नहीं मिले, वह भी उस देश का नागरिक होना भी आवश्यक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बाहर वालों को हमारे देश में कोई ना मूल अधिकार नहीं है, कुछ मूल अधिकार ऐसे जो केवल भारत के नागरिक को ही मिले, विदेशियों को नहीं मिले, तो उस देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, ये मूल अधिकार जो है वो आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण
जीवन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है। अभी जब इसके प्रावधान में बताऊंगा आपको, तब लगेगा कि मूल अधिकार कितना जरूरी है। मूल अधिकार इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि इस मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इसके बिना भारतीय संविधान फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता, भारतीय संविधान का महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, ये जो होते हैं मूल अधिकार, ये व्यक्ति को समानता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब मैं भी आपको बढ़िया सा बताऊंगा तब आपको पता चलेगा आखिर में ऐसा। और आखिर में कह सकते हैं कि दासता पूर्व जीवन के खिलाफ एक सुरक्षा देते हैं, एक संरक्षण प्राप्त करते हैं, संरक्षण उपलब्ध है। दासतापूर्ण जीवन का मतलब समझ रहे हैं कि हम किसी के अपने विचारों के प्रति जीवन ना जी सके, कोई हमें अपना दास बना करके जीवन को जीने के लिए मजबूर ना कर सके, क्योंकि के खिलाफ एक संरक्षण उपलब्ध है। तो ये मूल अधिकार है। ठीक है ना, कितने महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पहला पॉइंट क्या है, ये मानव को ही मिलते हैं, उस देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, एक तो मानव होने के कारण मिलते हैं कि आप मानव हैं। ठीक है, और दूसरा कि आप उस देश के नागरिक हैं, क्योंकि बहुत से मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भारत में नहीं मिले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसलिए नागरिक होना भी एक अनिवार्य तत्व है। नंबर 2, गरिमापूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य है। नंबर 3, भारतीय संविधान का एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बिना भारतीय संविधान एक तरीके से नेग्लेक्ट है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, चौथा, समानता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। और पांचवा, दासतापूर्ण जीवन के खिलाफ एक संरक्षण उपलब्ध है भारत के नागरिकों को। ये तो मूल अधिकार की बहुत मूल बातें थी, बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखिए इसके साथ एक और है, मूल अधिकार व्यक्ति के, इसके लिए नागरिकों के बौद्धिक के भौतिक, बौद्धिक और साथ में नैतिक, नैतिक व आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब समझ रहे हैं कि आवश्यक है कि अगर मूल अधिकार ना हो तो आपका भौतिक विकास होगा ना, आपका बौद्धिक विकास होगा ना, नैतिक होगा ना, आध्यात्मिक होगा ना जी। ये जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएंगे। तो मूल अधिकार क्यों जरूरी है, ये तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि एक तरह के भारतीय नागरिक को विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या दिए हैं ये? भारतीय नागरिक को दिए गए विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस, PRIVILEG, प्रिविलेजेस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है मूल अधिकारों के संबंध में, मूल अधिकारों के एक तरीके से की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग बात करें मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है। ठीक है ना, कि मूल अधिकार
अभी तो मैंने ये आपको बता दी कि मूल अधिकार क्यों जरूरी होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल अधिकार की विशेषताएं पहले बता देते तो फिर सारे मूल अधिकार एक करके शुरू करते। विशेषताएं क्या है, देखिए मूल अधिकार की जो विशेषताएं हैं वो ये भारतीय नागरिकों के साथ भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, कुछ को छोड़ करके नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है ना। कुछ को छोड़ करके, कुछ प्रावधानों को छोड़ करके प्रावधान विदेशियों को नहीं मिले, ठीक है। विदेशियों को नहीं मिले, विदेशियों को नहीं मिले, पहली बात, ठीक है ना। ये इस तरीके से कहते हैं कि ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को कुछ अधिकार जो है नहीं मिले। नंबर तो ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब होते हैं मतलब कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। यहाँ पे न्यायालय से उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों, उच्च व उच्चतम न्यायालय दोनों, उच्चतम न्यायालय दोनों डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों, अगर उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी तो उच्चतम न्यायालय तो आपके पास विकल्प है ही, ठीक है ना। लोअर भी जा सकते हैं, लेकिन लोअर में अगर सुनवाई नहीं होती तो डायरेक्ट इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय, किसी भी मामले को पहले लोअर में जाया जाता है फिर उच्च में, लेकिन यहाँ पे आप मूल अधिकारों में आप सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसके इसीलिए कहते हैं वाद योग्य है, ठीक है ना। और तीसरा है, देखिए मूल अधिकार जो नागरिक को मिले ये राज्य के खिलाफ है। मूल अधिकार राज्य के खिलाफ है। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, राज्य का मतलब सरकार के खिलाफ नागरिकों को दिए गए, नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये सरकार है, ठीक है ना, और ये आप नागरिक हैं, तो सरकार, ऐसा नहीं कि आप नागरिक हैं, मान लेते चलिए आप सरकार, जो भी पार्टी वाइज सरकार होती है, आप उस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सरकार चाहे तो क्या आपको साथ गलत कर दे, नहीं। मूल अधिकार आपको एक संरक्षण प्रदान किए हुए हैं कि आप पे सरकार किसी विद्वेष के कारण या तानाशाह में आकर आपके खिलाफ कोई भी एक्शन इस तरह नहीं ले सकती है, ठीक। जब तक आप कोई अपराध नहीं करेंगे तब तक आपके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो एक तरीके की सरकार से नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। तीसरी बात, ये राज्य के खिलाफ प्राप्त है नागरिकों को। कुछ मूल अधिकार है जो नागरिकों के खिलाफ प्राप्त है, जैसा अनुच्छेद 17 होगा, मैं आपको उसी समय बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या है इसमें, इसकी विशेषता, ये नकारात्मक प्रकृति के, नकारात्मक प्रकृति के हैं। मतलब कि एक तरह से कुछ राज्य को रोक लगाते हैं, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, ठीक है ना। कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप किसी के वाद एवं अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं करा, मतलब कुछ, भाई नागरिक अगर मान लीजिए कोई बात करना चाहता है, ठीक है ना, कुछ भी बोलना चाहता है, लेकिन राज्य को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राज्य उस पर रोक लगा देगा। तो ये राज्य को कुछ करने से रोक रहे हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये नकारात्मक प्रवृत्ति है,
ठीक है। उसके बाद पांचवा, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का गारंटर है। मूल अधिकारों का गारंटर है। ये बात को बिल्कुल आप इस लाइन को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। मूल अधिकारों को एक तरीके से गारंटर है कि मूल अधिकार आपके सुरक्षित रहेंगे, इस बात की गारंटी उच्चतम न्यायालय लेता है। ठीक है ना भाई। गारंटर एक तरह से उच्च न्यायालय भी है, लेकिन इसको यहाँ पे यही कहा जाता है कि जो उच्च न्यायालय, कई बार पेपर में भी आया कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो फिर यूपीएससी ने उसको उच्चतम न्यायालय ही आंसर को माना है। ठीक है। छठा पॉइंट, इनमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें समय पर संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संसद को अगर लगता है कि कुछ मूल अधिकार जो है हमको यहाँ से निकालना चाहिए या कोई बात मूल अधिकार में शामिल कर दी है तो शामिल कर, संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बात है। उसके बाद फिर सातवां पॉइंट है कि मूल अधिकारों को किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 क्या है सब मैं बताऊंगा, 20 व 21 भी पूछा गया यूपीएससी को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित देखिए नहीं किया जा सकता, किसी भी स्थिति में इनको आप नहीं कर सकते। होता क्या, देखिए जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मान लीजिए आपातकाल आ जाती है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसको उसका क्रियान्वयन निलंबित हो जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है ना। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 तो भी निलंबित नहीं होते। किसी भी स्थिति में आप इनका निलंबन कर ही नहीं सकते। ये संविधान के प्रावधान में तो कितने महत्वपूर्ण है, इससे आप समझ सकते हैं। जब मैं आपको सब बताऊंगा चीजें आपातकाल क्या होता है उस सब मैं तब आपको क्लियर करूंगा। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 7। उसके बाद 8वां पॉइंट जो है मूल अधिकारों कुछ मूल अधिकार जो है ना, इसमें एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मूल अधिकारों को भारतीय नागरिक यदि दुरुपयोग करता है, ठीक है ना, भारतीय नागरिक या कोई भी दुरुपयोग करता है तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विधि के अनुसार उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा, खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये देखिए मैंने इसलिए इस पॉइंट को लास्ट में बताया कि बात सही कि राज्य के खिलाफ पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक तरीके से आपको अनन्य है। ये कह सकते कि अनन्य नहीं है। ये इसका शार्ट में इसको बोलते हैं अनन्य नहीं है, कि हमने आपको बोलने की आजादी दे दी थी, आप कुछ भी बोल रहे हैं, जिसको जो मना रहा है बोल रहे हैं। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये मैं कहना चाह रहा था। अनन्य को मैं थोड़ा सा अनन्य नहीं है, तो ये 8 इसकी विशेषताएं हमारी और भी हैं, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दिया।
अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके सभी मूल अधिकारों को पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक मूल अधिकार का। पहले हम देख लेते हैं, ये हमने सारी चीजें देख ली, ठीक है। अब हम एक एक मूल अधिकार को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। तो इसको देखिए, जब संविधान बना था तो इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया। एक तरह से देखिए कि इसको ना 7 भागों में डिवाइड किया। जैसे कहा जाता है कि 7 मूल अधिकार थे। मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही है। वर्तमान में 6 ही है मूल अधिकार। तो इसको बेसिकली 6 का मतलब है कि अलग से, जैसा पहला, अब हम शुरू करेंगे पहला, ठीक है ना। तो हुआ क्या है ना कि जैसा कि अनुच्छेद है 12 से लेकर के 12, 13, 14, 15 से लेकर के 35 तक। तो इनको उसमें मेन मूल अधिकारों में शामिल 12, 13 को छोड़ करके 14 से लेकर के 35 तक जो मूल अधिकार है, इनको 7 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो कई बार 12, 13 को मूल अधिकार का हिस्सा भी नहीं माना जाता, लेकिन कई लोग पढ़ाएंगे वो सीधे 14 से शुरू करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ 12, 13 भी आप पढ़िए। 12, 13 समझने के बाद आपको 14 अधिक समझ में आएगा। लेकिन हम सबसे पहले थोड़ा डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, एम लक्ष्मीकांत जी ने भी किस तरीके से डिवाइडेशन किया है, उसको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो देखिए, तो मूल अधिकार का डिवाइडेशन इन्होंने किया है। पहले 14 to 18 नंबर 1 पे डिवाइडेशन, ठीक है। एक बार मैं इसमें आप करके दिखा रहा हूँ। फिर 19 to 22, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे 23, ये सब आर्टिकल है। आर्टिकल थर्ड 23 to 24, 23, 24, ठीक है ना। उसके बाद 25 to 28, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल है, सब आर्टिकल है ये सब। अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक। पांचवा है आर्टिकल 30, 31, 30, 31, ठीक है ना। उसके बाद 31 यहाँ पे निरस्त हो जाता है। अब बताता हूँ मैं आपको। छठा है आर्टिकल 32, और फिर सातों में आप एक तरीके से कह सकते हैं जो बाद किए। तो यहाँ पे पता है क्या किया गया, आर्टिकल 31 को निरस्त कर दिया गया है। कई बार आपको आर्टिकल 31 को भी दिखा दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन अब ये यहाँ से निरस्त है, ये 300A में दिया गया है। तो ये हम बताएं, तो ये हमारे लिए देखो किस तरीके से, ये हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमें एक एक चीज ये पढ़ना जाने। समानता का अधिकार क्या है, ये एक तरीके से हम लोग पढ़ना इसको शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक डॉटेड लाइन दी थी, अब इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 की चर्चा कर लेते। क्या अनुच्छेद 12? अनुच्छेद 12 बेसिकली इसमें ना कहा गया राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है आखिर। राज्य की परिभाषा के बारे के संबंध में उत्पन्न
के संबंध में, जिसे हम लोग अक्सर राज्य राज्य कहते हैं, तो यहाँ राज्य सरकार भी हो सकती है। देखिए, राज्य के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकारें आती हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकारें नंबर 1, केंद्र राज्य व केंद्र सरकार, ठीक है ना। उसके बाद सरकारी कर्मचारी सभी जितने ऑफिसर हैं, ठीक है ना। उसके बाद एमएलए एमपी, ये सब राज्य का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पंचायतों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, पंचायतें। उसके बाद नगर पालिकाओं के जितने भी प्रतिनिधि हैं, ये सब राज्य का हिस्सा है। कई बार कुछ निजी उद्योगों को भी राज्य का, निजी क्षेत्र को भी राज्य का दर्जा दिया गया है, ये तो अलग से, लेकिन ये सारी जो है राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य, जब हम राज्य कहेंगे ना, हम सरकार बोलते हैं, तो एक तरह से ये सारे उसी के अंडर में आ जाते हैं। इसमें LIC, उसके बाद वो OMCG, सेल आदि को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। जैसे, लेकिन जबकि उच्चतम न्यायालय को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, ये बात को याद रखना है आपको। उच्चतम न्यायालय को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। उच्चतम न्यायालय को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता, परिभाषा में शामिल नहीं किया। बस हमको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य क्या क्या है, ठीक है। निजी इकाई को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो निजी इकाई होती है राज्य की तरह काम, जो निजी इकाई राज्य की तरह काम करे, राज्य की तरह कार्य करे, उसे राज्य माना जा सकता है, ठीक है, राज्य माना जा सकता है, ये बात है। जबकि उच्चतम न्यायालय खुद राज्य का भाग नहीं है, राज्य अपने आप को उसने घोषित किया कि हम राज्य में नहीं है, ठीक है ना। सबको राज्य, हम राज्य राज्य, लेकिन खुद को राज्य का हिस्सा नहीं मानता है। तो ये हमने राज्य की परिभाषा के बारे में समझ लिया। अनुच्छेद 12 में यही दिया गया कि राज्य की परिभाषा या राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13, आर्टिकल, अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि देखिए, परिभाषा जो इसमें लिखी गई है घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा। देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया था, न्यायिक समीक्षा। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख दूं जिसमें लिखी गई है परिभाषा, क्योंकि इसमें लिखी गई इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो जो मैं इसका मतलब बताऊंगा वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। देखिए, न्याय, इसका मतलब ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत कोई भी कानून शून्य घोषित किया जा सकता है। एक तरीके से, 2-3 तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया कि कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है जहां तक वो मूल अधिकारों को आच्छादित करता है, मुझे कैसे। देखिए, मान लीजिए हमने कोई कानून बनाया, ये कानून बहुत अच्छा था, सब कुछ वाइट चल रहा था। अचानक से क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि व्हाइट होने की वजह ये आगे रेड जैसा कुछ हो गया है।
मतलब समझ, रेड मैंने क्यों कर दिया कि ये वाला जो पोर्शन है, भाग है कानून का, ये मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है ना। तो इतने भर भाग को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा नल एंड वाइड घोषित किया जाएगा, मतलब कि इरेजर लिया जाएगा और इसको मिटा दिया जाएगा, समझ रहे ना। तो ये है मेरे कहने का मतलब। ये मैंने एक शब्द आपको पढ़ाया था, न्यायिक समीक्षा। जब मैंने ये कहा था कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है, देखिए, जुडिशियल देखिए, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। आखिर जो मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू बनाया था कि पहली बात ये यूएसए व इंडिया में है, ठीक है ना, इंडिया में है। आखिर ये शक्ति आती कहाँ से है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी कानून जो स्टेट या यूनियन बनाता है, ठीक है ना, उस कानून का एक तरह से पुनर्परीक्षण, ठीक है ना, उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये कानून का कोई भी प्रावधान मूल अधिकारों के असंगत होगा, मूल अधिकारों के असंगत होगा, तो न्यायालय द्वारा इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर जो जो भी भाग इसका असंगत होगा उतना शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति आती है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही निकल के आती है। इसके अंतर्गत निकल के आती है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही निकल करके आती है। ये हो गया, ठीक है। ये मैं आपको इतना क्लियर कर दिया, अनुच्छेद 12 बता दिया, अनुच्छेद 13 बता दिया। कई लोग तो इसको मूल अधिकार का भाग भी नहीं मानते, लेकिन मूल अधिकार का ये भाग है, क्योंकि जब संविधान में दिया गया तो हम कौन होते इसको मूल अधिकार का भाग न मानने वाले, ठीक है ना। अब हम लोग मेन मूल अधिकार जहां से मैं और अच्छे से चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक, ठीक है ना। ये तो इसको कई भाग में, सबसे पहले भाग सबसे प्रथम हो जाएगा समानता का अधिकार। 14 to 18, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 19 to 22 तक, ठीक है। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24। ठीक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का। पांचवा है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है। 30 व 29, 30, 2। ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए बेसिकली जो देश के अंदर अल्पसंख्यक समूह है ये वाला प्रावधान विशेष उनको उनकी संरक्षण के लिए कि उनकी भाषा व उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। और भी जो इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 अधिकार। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। ये मैं बताऊंगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से मूल अधिकारों का मूल अधिकार है। इसी के अंतर्गत ही आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। फिर 7वें नंबर पे आ जाता है कि जो 35, 36 7वें नंबर पे जो 33, 34 और 35 जो है ये सशस्त्र बलों के लिए है। सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए। ठीक है ना, के लिए है स्पेशल है। इनको भी मैं आपको बताऊंगा। पर आपको ये जो 6 है ना, ये मैंने बताया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धर्म के अल्पसंख्यकों का अधिकार, और साथ में देखिए यहाँ अनुच्छेद 31 यहाँ से गायब है। ठीक है। तो इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको यहाँ से इसको मिटा दें, इनको 6 को यहाँ लिखे रहने देते हैं। अनुच्छेद थोड़ा सा 31 के बारे में हल्का चर्चा करते हैं आपको। अनुच्छेद 31 देखिए, बेसिकली अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से था। संपत्ति के अधिकार को लेकर के था। पहले क्या होता था ना, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार दिया गया था कि अगर आप संपत्ति को बनाते हैं तो ये एक तरीके से आपका मूल अधिकार है। फिर इसको बाद में अनुच्छेद 301, 300A में शामिल करके विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया है। एक से थोड़ा सा एक
संविधान के 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना, बना दिया गया। ऊपर ही लिखा है जी वाला मुझे पॉइंट थोड़ा सा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये अब मूल अधिकार नहीं है। कई बार पूछा था संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो संपत्ति का अधिकार भी एक लीगल राइट है। कैसा राइट है? लीगल राइट है, याद रखना है। संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, लीगल राइट है। ये हो गया थोड़ा थोड़ा चर्चा। फिर बाद में जो बताया ना अनुच्छेद, आर्टिकल अनुच्छेद आपका 33, 34 और 35, ये सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र बलों के विशेषाधिकार है। इसके बारे में हम लोग आखिर में थोड़ा चर्चा करेंगे कि विशेषाधिकार है, ठीक है। तो ये एक तरीके का भाग एक था। तो मुझे लगता है कि ये 42 मिनट का वीडियो हो गया, इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में अनुच्छेद 14 से लेकर के चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर कोई इसको देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो मुझे 2 से 3 वीडियो तो इसके बनाने ही पड़ेंगे, एक वीडियो में तो पूरा आएगा।